राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इस सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी का स्टडी कर चुके हैं। अब सेकंड आपको टाइप की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप इसे शॉर्ट में जी और प्रोग्रेशन का पी ले लें, जीपी कहेंगे। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, या अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। गुणोत्तर श्रेणी। अब ध्यान देना है कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर डिफिनेशन देखेंगे तो उस डिफिनेशन में हम आपको बताए हैं कि किसी भी सीक्वेंस का अगर किसी भी पद को ले लिया जाए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से अगर डिफरेंस निकाला जाए तब वह डिफरेंस कांस्टेंट माने थ्रू आउट कांस्टेंट अगर मिलता हो तब उसे हम लोग एपी कहते हैं। अब जीपी में हमें रेशियो निकालना है। जीपी में हमें रेशियो निकालना है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग इसके डिफिनेशन पर आएंगे क्या रेशियो फाइंड करना है। तो हम शुरुआत इसका एक उदाहरण से करते हैं। एक उदाहरण से करते हैं। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? हम एक सीक्वेंस लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसो ऑन। अब क्या करेंगे कि किसी भी टर्म को अगर आप ले लें, जैसे आप 4 है 4/2 लें, रेशियो निकालिए तो ये फाइनली हमारे पास 2 आ जाता है। अब अगले टर्म में जाए और उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से आप उसका रेशियो निकालें, 8/4 ये 2 आ गया। फिर आप 16 पर आ जाए तो 16 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तब भी 2 आएगा। 32 डिवाइडेड बाई जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से आप डिवाइड कीजिए, पूर्ववर्ती संख्या से आपको डिवाइड करना है तो ये फिर आपका 2 आएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी भी टर्म को अगर ले लिया जाए, किसी भी टर्म को अगर ले लें और अपने पूर्ववर्ती संख्या से अगर हम उसका अनुपात निकाल दें तब ऐसी स्थिति में वह अनुपात एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। 2, 2, 2, 2 इस प्रकार से एक अचर राशि प्राप्त होता है। तब ऐसे सीक्वेंस को ही हम लोग जीपी कहेंगे। माने परिभाषा लिखेंगे, एक सीक्वेंस जीपी में कहलाएगा, जीपी में कहलाता है यदि इसके किसी भी टर्म की बात कर रहे हैं, यदि अब इसके पहले पद को छोड़कर देखना है क्योंकि पहले पद के जो है पहले कोई टर्म नहीं है। तो यदि किसी पद को पद का अपने पूर्ववर्ती पद का अनुपात
एक अचर राशि या एक हमेशा ऑलवेज अचर राशि हो। चलिए शॉर्ट में लिखिए, एक सीक्वेंस जीपी में कहलाता है यदि किसी पद का अपने पूर्ववर्ती पद का अनुपात हमेशा एक अचर राशि हो। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, so on, AN और भी आगे कर सकते हैं हम लोग, so on, और इन जीपी, अगर जीपी में है तो आप सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि इसका कोई वैल्यू आता है, ये सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू k आ गया। अब A3 बाई A2 कर लें, इसकी भी वैल्यू k आनी चाहिए। A4 बाई A3 कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू k आ जाएगा, so on, और an डिवाइडेड बाई an-1 करेंगे, इसका भी वैल्यू हमारे पास k आना चाहिए। और भी इसके बाद का भी डाटा लेंगे तो सारा डाटा k आना चाहिए। तो इस प्रकार से एक कांस्टेंट पद प्राप्त हो जाए तब हम उसे जीपी में कहेंगे और तब हमारा ये सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा और ज्योमेट्रिक में कहलाएगा। अब इस एग्जाम्पल का अगर हम एनालिसिस करें तो एक बात और निकल कर आती है कि जैसे अभी एक उदाहरण जो हमने लिया, हमारे पास जो एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसो ऑन, तो हम यहां कह सकते हैं कि इसके पहले पदों में अगर 2 से इंटू कर दें, माने 2 इंटू 2 कर दें तो 4 आ गया। अब इस 4 वाले में 4 इंटू 2 कर देंगे तो फाइनल 8 आएगा। अब 8 में 8 इंटू 2 करेंगे तो फाइनल 16 आ जाएगा। मतलब कि पहले पदों में अगर एक अचर राशि से अगर गुणा करें और अगला पद अगर प्राप्त होते चला जाए तब ऐसी भी स्थिति में हम उस सीक्वेंस को जीपी में कहेंगे। अब ये परिभाषा जो होता है, ये जो डिफिनीशन है, स्टूडेंट अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिख दिए उसी डिफिनीशन को आप लिखें। आप परिभाषा को सोच सकते हैं अपने तरीके से। तो हमने क्या किया कि जीपी के किसी भी पद में अगर कांस्टेंट पद को अगर हम गुणा करें और गुणा करने के बाद हमें अगला पद प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे हम जीपी में कहेंगे। जैसे आप यहां देखें कि 2 में 2 से इंटू किए 4, 4 में 2 से इंटू किए 8, 8 में 2 से इंटू कर रहे हैं 16, 16 में 2 से इंटू कर रहे हैं 32। इस प्रकार से सभी पदों में हम एक अचर राशि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगले पद को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो सीक्वेंस है, यह सीक्वेंस जीपी में कहलाएगा। माने लिख सकते हैं कि किसी भी पद में एक अचर राशि से पूर्ववर्ती पद में लिखते तो और बेहतर लगता। किसी भी पूर्ववर्ती पद में तो डिफिनीशन और बेहतर होता। पूर्ववर्ती पद में एक अचर राशि से गुणा करने पर अगला पद प्राप्त होता हो या अगला पद प्राप्त हो तो सीक्वेंस को जीपी में कहेंगे।
चलिए ये भी आपका डिफिनेशन है, ये भी डिफिनेशन है। तो परिभाषा के तौर से हम देखेंगे तो दो बात निकल कर आता है। एक तो हम रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी भी टर्म को अगर उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें या उसका रेशियो निकालें, अगर वह कांस्टेंट थ्रू आउट आपको कांस्टेंट मिलता हो तब हम उसे जीपी में कहेंगे। अब ध्यान देना है कि यहां हमने लिखा कि एक अचर राशि प्राप्त होता है। अब इस अचर राशि को हम लोग यहां कॉमन रेशियो कहते हैं। रेशियो तो निकाल ही रहे हैं स्टूडेंट, ये 4/2 कर रहे हैं तो रेशियो है। डिफिनेशन भी यही है कि किसी पद का अपने पूर्ववर्ती पद का अनुपात, माने किसी भी पद को उसके पूर्ववर्ती पद से अगर अनुपात निकालते हैं तो हमेशा आपको एक अचर राशि प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास एक अनुपात है, लेकिन यह अनुपात चूंकि सभी जगह ये अनुपात आपका इक्वल आता है, इसलिए इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन है क्योंकि प्रत्येक पदों के लिए ये जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या है, समान है, इसलिए इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो डिफिनेशन में हमने कहा कि A1, A2, A3 so on AN आर इन जीपी, और ये देखें कि इसका जो रेशियो निकाल रहे थे A2/A1, ये वैल्यू के लिख रहे थे, A3/A2 ये भी के लिख रहे थे, सभी का एक अचर राशि प्राप्त हो रहा है। A4/A3 ये भी के हो गया, so on AN/AN-1 ये भी वैल्यू हमारे पास के आ गया। माने फाइनली कहेंगे कि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, सभी के लिए के आ रहा है। इसलिए इसी कांस्टेंट को, इस अचर राशि को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो निकाला हुआ है। कैसा रेशियो है? तो ये सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म है, ये रेशियो है, ये भी रेशियो है थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म का। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस अचर राशि को कॉमन रेशियो कहते हैं। माने हम आप यहां टॉपिक दे सकते हैं कि जीपी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉमन रेशियो का। मतलब आप इसे सार्व अनुपात कह लें, है ना, सार्व अनुपात का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब यहां से ये तो बात निकल के आया कि कॉमन रेशियो कहते हैं। अब इस कॉमन रेशियो को हम लोग अगर शॉर्ट में लिखें, इस कॉमन रेशियो को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा कॉमन तो सी, रेशियो आर, CR, और इस कॉमन रेशियो को हम आर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, आपसे पूछेंगे या आप जब थ्योरी में प्रश्न में जाएंगे तो हम लिखेंगे कि A2/A1 इज इक्वस टू A3/A2 इज इक्वस टू A4/A3 so on इक्वस टू R। अब ये R क्या है? तो कॉमन रेशियो है। अब स्टूडेंट यहां से कॉमन रेशियो के स्टडी में एक बात का तो ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? A1, A2, A3, A4 माने जितने भी टर्म है वो सभी टर्म डिनोमिनेटर के रूप में आते हैं, मतलब हर के रूप में आते हैं।
और किसी भी संख्या का अगर हर को 0 कर दें तो ऐसी स्थिति में वह अनडिफाइंड हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर बाई अगर 0 कर दें तो हमारा ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहां जब हम देख रहे हैं तो यहां इस चीज का स्टडी करेंगे तो यहां a1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो यहां कह सकते हैं कि a1 तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी सीक्वेंस होगा, नहीं तो पहले ही अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां a2 है तो कह सकते हैं कि a2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां देख रहे हैं a4 बाई a3 है तो यहां भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां an-1 है तो an-1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। माने कह सकते हैं कि सीक्वेंस में, जीपी के सीक्वेंस में पहला पद 0 नहीं होगा, और साथ में यह भी कह सकते हैं कि कोई भी पद 0 नहीं होगा। मतलब जीपी में प्रथम पद मींस ए, तो प्रथम पद 0 नहीं होगा, ध्यान रखना है, नहीं होगा, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए का मान 0 नहीं होगा। और साथ में यह भी याद रखना है कि अन्य भी पद 0 नहीं होगा। दूसरा, जीपी में अन्य पद, या कोई भी सीधे लिख देते हैं, कोई भी पद, जीपी में कोई भी पद 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि a1 भी 0 नहीं होगा, a2 भी 0 नहीं होगा, a3 भी 0 नहीं होगा, इस प्रकार से an भी 0 नहीं होगा। क्योंकि रेशियो में जब कहीं भी निकालेंगे और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म की बात करेंगे तो आपका ये 0 के रूप में नहीं होगा, क्योंकि सभी को हर के रूप में आना है। तो ये बातें निकल कर आया। अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें ये निकल के आता है कि कॉमन रेशियो क्या क्या हो सकता है। तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन रेशियो निगेटिव हो सकता है, और कॉमन रेशियो जो है वो इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अब एक 3 एग्जाम्पल लेते हैं और यहां से ये फाइंड करते हैं कि कॉमन रेशियो हमारा क्या क्या होगा, क्या पॉसिबल है कॉमन रेशियो के लिए। तो कॉमन रेशियो के लिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम क्या क्या निकालते हैं। एक स्टूडेंट होता है, पढ़ने का मेथड्स है कि आपको हम ये फॉर्मूला के रूप में बता दें, लिख दें और उसे आप याद कर लें। और ये देखिए कि हम सारी बातों को अभी एग्जाम्पल से निकालकर आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे तब ऐसी स्थिति में आप कभी भी किसी चीज को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हम जब जीपी का डिफिनीशन लिखें तो एग्जाम्पल के द्वारा डिफिनीशन को निकालें। अब जब हम उसके कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल के द्वारा ही कॉमन रेशियो को निकालें, और इसके जो निम्नलिखित कंडीशन है उस कंडीशंस को भी एग्जाम्पल के द्वारा निकाल रहे हैं। माने आप जब पढ़ेंगे तो ये सोचना पड़ेगा कि कहां हम इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करें और कहां हम डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करें। मेथड तो दोनों अनिवार्य है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम किस मेथड से किस चीज को स्टडी करें ताकि वो हमारे लिए फिक्स मेमोरी में मेरा चला जाए। तो यहां देखिए पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 5, 25, ये जीपी का एग्जांपल है 125,
625 as so on आर इन जीपी, आर इन जीपी। अब यहां से अगर आर निकालें तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इतना से ही काम चल जाएगा। तो 25/5 रिजल्ट 5 आ गया। तो यहां से ये हमें निकल गया कि r इक्वस टू 5, और 5 क्या है, r इक्वस टू 5 क्या है, तो एक पॉजिटिव नंबर है, माने r पॉजिटिव होगा, ये श्योर है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। हम लिखते हैं 3 - 9 फिर 27 - 81 डॉट डॉट कर दीजिए एस ऑन आर इन जीपी। अगर इस जीपी में अगर आर को निकालेंगे तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म a2/a1, तो यहां a2 हमारे पास -9 है और डिवाइडेड बाई 3, तो रिजल्ट आ गया -3, माने आर का वैल्यू जो है वो -3 हो गया। और -3 क्या है, एक निगेटिव है, माने आर पॉजिटिव भी हो सकता है और आर निगेटिव भी हो सकता है। अब तीसरी स्थिति देखिए आप, तीसरी स्थिति में देखिए आप, अगर हम आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4, i5 डॉट डॉट, ये हम लेते हैं आर इन जीपी। आई क्या है स्टूडेंट, ये जानते होंगे, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि आई क्या है, तो आई हमारे पास √(-1) है। आयोटा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आयोटा, आयोटा कहते हैं। तो इस आयोटा के बारे में आपका क्लास हो चुका है, हम पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्लास, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास आपका ले चुके हैं। तो यहां अगर हम निकालते हैं कॉमन रेशियो को, तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, माने आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा, रिजल्ट हो गया आयोटा, माने आर इक्वल टू आयोटा। आयोटा क्या है, तो एक इमेजिनरी नंबर है, क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर पॉजिटिव हो सकता है, आर निगेटिव हो सकता है और आर इमेजिनरी हो सकता है। तो यहां से तथ्य निकल कर आया कि कॉमन रेशियो C.R कर देते हैं। कॉमन रेशियो धनात्मक, ऋणात्मक और काल्पनिक, कॉमन रेशियो धनात्मक मतलब जिसको हम पॉजिटिव लिखे हैं, ऋणात्मक जिसको हम निगेटिव लिखे हैं, तथा काल्पनिक, काल्पनिक जो हम इमेजिनरी नंबर लिखे हैं, संख्या हो सकता है या होता है, हो सकता क्या है, होता है, चलिए सकने में कंफ्यूजन है, होता है सीधे। कॉमन रेशियो पॉजिटिव, निगेटिव और काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो काल्पनिक होते हैं। तो यहां से एक चीज तो निकल कर आता है कि कॉमन रेशियो के आधार पर ये जो हम निकाले हैं कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और इस काल्पनिक होते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो काल्पनिक होंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी काल्पनिक होगा। और जब हम कहेंगे कि जब ये धनात्मक होगा, कॉमन रेशियो धनात्मक होगा, तो जीपी भी कैसा होगा, तो धनात्मक होगा। तो आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि किस स्थिति में या जीपी के कितने भाग होते हैं, है ना, जीपी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और यह क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा
किसके ऊपर? तो कॉमन रेशियो के ऊपर। तो तीन बातें निकल कर आ गया, धनात्मक है तो जीपी को भी धनात्मक कहेंगे, कॉमन रेशियो ऋणात्मक है तो वहां भी ऋणात्मक की बात करेंगे, और अगर वो काल्पनिक है तो इसका मतलब इमेजिनरी जीपी भी होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जहां अल्टरनेट साइन आया, इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, एक में प्लस दूसरे में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो अल्टरनेट साइन अगर आता है तब ऐसी स्थिति में कॉमन रेशियो निगेटिव होता है। अल्टरनेट साइन माने एक टर्म, एक पद पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म निगेटिव। तो अगर अल्टरनेट साइन आपका हो माने पॉजिटिव निगेटिव के साथ में, तब कॉमन रेशियो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, और जहां देखेंगे कि अल्टरनेट साइन है तो आप समझ लेंगे कि ये हमारा, इसका कॉमन रेशियो हमारा ऋणात्मक होगा। अब देखते हैं जीपी के क्लासिफिकेशन का। ये जीपी है। अब इस जीपी को अगर हम अभी जो कॉमन रेशियो की बात किए, हमने देखा कि कॉमन रेशियो पॉजिटिव था, कॉमन रेशियो निगेटिव है, और कॉमन रेशियो हमारे पास इमेजिनरी है। ये तीन बातें हम निकाल कर लाए। तो इसके हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कॉमन रेशियो, अगर एक बात और भी हो सकता है कि कॉमन रेशियो जो है सब में यूनिटी आ जाए, माने 1-1, पॉजिटिव है तो 1-1 भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग कांस्टेंट जीपी कहते हैं। एक बात ये निकल के आया। उसके बाद एक आपका बनेगा इंक्रीजिंग जीपी। अब इंक्रीजिंग जीपी, एक आपका बनेगा डिक्रीजिंग जीपी, और एक आप रख लीजिए इमेजिनरी जीपी। तो अगर हम आपसे पूछेंगे जीपी कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि जीपी 4 प्रकार का हो सकता है। अब हमें एक एक जीपी का स्टडी करना होगा और तब पता चलेगा कि किस कंडीशन में कौन सा जीपी होगा। तो इसमें से पहले जीपी की शुरुआत करते हैं। यह बहुत ही आसान है स्टूडेंट, कांस्टेंट जीपी। अब देखिए कांस्टेंट जीपी क्या है, यह बहुत ही आसान है। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 आ जाए, कॉमन रेशियो 1 आ जाए, तब वह जीपी कांस्टेंट जीपी कहलाता है। जैसे 1 आ गया कॉमन रेशियो, तो कैसे एग्जांपल हो सकते हैं कि कॉमन रेशियो 1-1 हो जाए? तो आपके पास में सपोज कीजिए 3-3-3-3 इस प्रकार का आपके पास में एक जीपी है, आर इन जीपी। अब ये भी जीपी है क्योंकि डिफरेंशिएशन को ओबे कर रहा है। ये क्या डिफरेंशिएशन ओबे कर रहा है? आप जब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 3/3 1 है, या थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म निकालेंगे तब भी 3/3 है, तब भी 1। फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म करेंगे तब भी हमारा 3/3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से कहीं भी आप चले जाएंगे, an/an-1 कर लेंगे तब भी 3/3 = 1 होगा। माने प्रत्येक स्थिति में आप देख रहे हैं कि इसका कॉमन रेशियो 1 है। अब जैसे ही किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 आ जाए, तब ऐसी इस स्थिति में इस जीपी को हम लोग कांस्टेंट जीपी कहेंगे। मतलब ये जीपी है, लेकिन कैसा जीपी है? हम कहेंगे 3-3-3-3 एज सो ऑन आर कांस्टेंट जीपी।
एक कांस्टेंट जीपी है, ये कांस्टेंट जीपी है, क्योंकि आपका यहां देख रहे हैं ना कि इसका वैल्यू ना तो इंक्रीज कर रहा है, ना तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ना तो वैल्यू इसमें इमेजिनरी है। तो ना इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग जीपी नहीं होगा, डिक्रीज नहीं किया तो डिक्रीजिंग जीपी नहीं होगा, और इमेजिनरी इसके अंदर में कोई साइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स का साइन नहीं है, आयोटा नहीं है, या ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा भी नहीं है, माने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी बातें इसके अंदर नहीं है, तो इमेजिनरी नहीं है। तो एक बात आता है कि आपके पास में ये कांस्टेंट जीपी होता है, एपी भी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन वहां हमने आपको बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए तब ऐसी स्थिति में उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कांस्टेंट एपी कहते हैं। यहां हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास में 1 आ जाए, है ना, क्या 1 आ जाए, कॉमन रेशियो 1 आ जाए, तब ऐसी स्थिति में उसे हम कांस्टेंट जीपी कहते हैं। तो लिखेंगे कि अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो, चलिए पूरा लिख दीजिए, सार्व अनुपात लिखिए, हिंदी भी लिख देते हैं, कॉमन रेशियो जिसको कहते हैं, इकाई हो, यूनिटी हो, एक हो, तो जीपी को कांस्टेंट जीपी कहते हैं, कांस्टेंट जीपी कहते हैं। तो ये मेरा पहला जीपी स्टूडेंट डिफाइंड हो गया। अब अगले क्लास में फिर हम आपको इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी और इमेजिनरी जीपी के बारे में बताएंगे, और तब थ्योरी शुरू होगा इसका कि इसका जनरल टर्म क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।